एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक पेशेंट के केस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इन्होंने वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करने के बाद में स्पेसिफिक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है। प्लीज एक चीज ध्यान रखना, जो लोग वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करते हैं, मेरी वेबसाइट है drnehaclinic.com, जहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर 3 अलग अलग ऑप्शन है। प्लीज अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप अपॉइंटमेंट बुक करें। अब हम इनके सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इनका सवाल है, मैम मेरा पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है, पेट में गैस बनती है और पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ भी आती रहती है। कोई भी स्टेमिना वाला ये प्रोडक्ट खाते हैं तो इससे इनका पेट खराब हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद अगली पॉइंट इनका ये है कि इन्हें मोशन तो रोज आते हैं, लेकिन मोशन करने में सुबह फ्रेश होने में 15 से 20 मिनट तक का टाइम लगता है। स्टूल पास करते समय जब ये मल पास करते हैं तो कभी कभी वहां पर ब्लड आता है और ब्लड जो रहता है वो किनारे से रिसता हुआ प्रतीत होता है, मतलब मोशन पर किनारे से लगकर आता है। इसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि मोशन करने से पहले और बाद में पिचकारी के जैसा, जैसे पिचकारी छूटती है ना, उस प्रकार से भी ब्लड निकलता है। ठीक है, ये इनकी प्रॉब्लम है। अब इस वजह से इनकी बॉडी में वीकनेस भी बहुत आ गई है, कमजोरी लगती है, काम करने में मन नहीं लगता और वेट भी कम हो गया है। ये इनका पूरा सवाल है। डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है तो यहाँ साइड में वीडियो सवाल चल रहा है, वहां पर आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं जो जो उन्होंने लिखा है। अब देखो इनके जो हाँ, इन्होंने जो अपना सवाल पूछा है इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनाल कैनाल के माध्यम से, यानी कि मल मार्ग से ब्लड निकल रहा है। एनाल कैनाल से ब्लड निकलने के मेनली 3 कारण होते हैं। यदि आपको मल मार्ग से, लैट्रिन से ब्लड निकल रहा है तो उसके 3 विशेष रूप से कारण होते हैं। पहला कारण होता है फिशर का होना। फिशर का मतलब होता है जो एनाल कैनाल होती है उसके किनारे पे कोई दीवार कट जाती है। ठीक है, अब ये ऊपर से नहीं समझ में आएगा आपको कटी है कि नहीं है। जो आप प्रेशर के साथ जब मोशन पास करते हो तो वो किनारे की दीवार है वो कट जाती है, और जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो वैसे ही वहां से जो ब्लड कैपिलरीज हैं उससे ब्लड निकलने लगता है और मल के साथ में लगकर आता है। ये बहुत ही क्लियरली सिम्टम होता है, बहुत ही मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है कि यदि आपके साथ मोशन के साथ में ब्लड लग कर आ रहा है तो दैट मीन आपको फिशर है। और फिशर का मतलब क्या है कि जो एनाल कैनाल है उसकी कोई दीवार कट गई है। जैसे ब्लेड से काट देते हैं ना, अगर आप हाथ पर यहाँ ब्लेड से काट दो तो क्या होगा, वो एक धारी सी बन जाएगी और फिर अगर आप उसको ऊपर से नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे या थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो वो आपको धार दिखेगी अलग कि यहाँ ब्लेड से कटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से एनाल कैनाल में हो जाता है कि कट लग जाता है, और कट लगने की वजह से जैसे ही आप प्रेशर के साथ में मोशन करते हो तो वो वहाँ की जो स्किन है, वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो खिंचती है और खिंचने की वजह से वहां से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फिशर का। तो आपने जो बोला है आपको डेफिनेटली फिशर है, डेफिनेटली 100% आपको फिशर है। उसके बाद आपने ये चीज और बोला कि मोशन करने से पहले और बाद में आपको ब्लड आता है और वो पिचकारी के जैसा आता है। ये सिम्टम भी टू द पॉइंट सिम्टम होता है पाइल्स का। जो पाइल्स होते हैं, बवासीर होते हैं, उसका बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि यदि मोशन करने के दौरान पिचकारी के जैसा ब्लड आ रहा है तो दैट मीन कि आपको पाइल्स है। अब पाइल्स है क्या, उसको समझ लो। पाइल्स का मतलब होता है कि खून की जो नलियां होती है वो गुच्छाकार हो जाती है। हमारे एनाल कैनाल में जो ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज्यादा घना होता है। ठीक है, अब होता क्या है, चूंकि हमारा एनाल कैनाल या एनस जो है वो हमारे बॉडी का एंड ऑर्गन है। एंड ऑर्गन मतलब वो लास्ट ऑर्गन है, वहां से ब्लड वापस लौटता है। अब चूंकि ग्रेविटी के कारण और हमारा चूंकि स्टैंडिंग प्रोसीजर होता है, स्टैंडिंग प्रोसीजर नहीं होता है, हम स्टैंड रहते हैं, मतलब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ठीक है, जो जानवर हैं, जो चौपाए हैं, वो ग्रेविटी के साथ में खड़े होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल रहते हैं, और हम लोग ऐसे खड़े होते हैं। तो उसकी वजह से ग्रेविटी जो रहती है वो आपके ब्लड को नीचे की ओर खींचती है। एनाल कैनाल वाला जो रीजन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वहां पर ब्लड ऐसे ऊपर से आएगा और फिर लास्ट में ऐसे वापस ऊपर जाएगा। नीचे का जो हिस्सा रहता है, कभी कभी यहाँ की जो कैपिलरीज होती हैं वो गुच्छाकार हो जाती है, वो गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बना लेती है। इसी को पाइल्स कहा जाता है। ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कई बार बहुत ज्यादा पाइल्स भी होते हैं, 8-10 पाइल्स होते हैं, 8-10 अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं। अब व्यक्ति जब मोशन करता है, ताकत लगाता है, अब ये तो कैपिलरीज हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल ऊपर रहती हैं यहाँ पर, मतलब आप उन्हें फील कर सकते हो, इतनी ऊपर होती है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे ही आप प्रेशर लगाते हो, जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती है, जैसे ही रप्चर होती है वो पिचकारी के जैसा ब्लड निकलता है।
ये बिल्कुल क्लासिकल सिम्टम होता है पाइल्स के लिए। अब आपके साथ आपके दोनों सिम्टम क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम है। मैंने स्टार्टिंग में 3 कारण बोले थे। तीसरा कारण जो ब्लड आने का होता है वो इंटेस्टाइन के कारण होता है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कहीं किसी इंटेस्टाइन, जस्ट अ सेकेंड, ये छोटा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, इसको मैं ऐसे बिस्तर पे फेंक देती हूँ। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, जो इंटेस्टाइन के अंदर की ब्लड कैपिलरीज होती हैं या फिर वहां पर ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो सकती है या फिर कोई अल्सर फॉर्म हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको मल मार्ग के साथ में ब्लड आता है। लेकिन वो ब्लड जो रहता है वो स्टूल के साथ में मिक्स होके आता है, मतलब वो आपको नहीं पता चलेगा वो ब्लड आ रहा है कि नहीं। वो डॉक्टर जब बोलते हैं कि भाई स्टूल एग्जामिनेशन करवाना है, तब वो डॉक्टर आपको बताते हैं, डॉक्टर नहीं बताते, वो पैथोलॉजी वाले जो होते हैं वो जांच करके बताते हैं कि इसमें ब्लड है, लेकिन वो आपको नहीं पता चलेगा। तो जो आपको ब्लड आ रहा है उसके 2 स्पेसिफिक रीजन होते हैं। फर्स्ट थिंग फिशर का होना, यानी कि मल मार्ग में कट का लग जाना। दूसरा होता है आपका पाइल्स का हो जाना, यानी कि जो एनाल कैनाल की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनका गुच्छा जैसा बन जाना, उनकी अंगूर जैसी संरचनाओं का बन जाना। ठीक है, अब इन दोनों बीमारियों में मैंने पाइल्स के बारे में तो काफी ज्यादा डिटेल वीडियो बताए हैं। मैंने उसमें क्लियरली आपको बोला था, जस्ट ए सेकेंड, जब मैंने आपको पाइल्स के बारे में वीडियो बनाया था, पाइल्स के बारे में ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस आ चुके हैं, उसमें मैंने क्लियर किया था कि जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उसमें वास्तव में एनाल कैनाल में प्रॉब्लम नहीं है। पाइल्स प्रॉब्लम है आपकी जठराग्नि की, आपके लिवर डिसऑर्डर की, आपकी इंटेस्टाइन की। यानी कि जब आपके शरीर की अग्नि कमजोर होती है, मंदाग्नि होती है, जब आपको खाना पचाने में दिक्कत आती है, आपकी अग्नि सप्त धातुओं का पोषण नहीं कर पाती, उस समय पर जो टॉक्सिन डेवलप होते हैं उनकी वजह से एनाल कैनाल में प्रॉब्लम आती है और उनकी वजह से पाइल्स डेवलप होता है। इसी वजह से जैसे ही आप स्टेमिना बढ़ाने वाले प्रोडक्ट खाते हो, जो भी स्टेमिना बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत भारी होती हैं, जो आपके शरीर को मोटा करती हैं, ताकत देती है, इस प्रकार की मेडिसिन होती है। तो जब आप इस प्रकार की मेडिसिन खाते हो तो उनको पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। अब चूंकि आपको पाइल्स है, पाइल्स के कारण क्या है, मंदाग्नि है, मतलब मंदाग्नि के कारण पाइल्स है और पाइल्स के कारण मंदाग्नि है, पूरा सर्कल है, कौन किसके पहले आया पता नहीं। तो आपको चूंकि मंदाग्नि है, आपकी अग्नि कमजोर है, इसलिए आप वो स्टेमिना वाले प्रोडक्ट नहीं पचा पाओगे। ये बिल्कुल फिट है कि आप नहीं पचा पाओगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है जो आपके साथ मुझे क्लियर करनी है। आपने बोला कि पेट के अंदर गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, ये बहुत ही क्लियर सिम्टम है कि आपकी इंटेस्टाइन कमजोर है, आपको मंदाग्नि हो रखी है, आपको लिवर डिसऑर्डर हो रखा है। एक चीज लास्ट में जो मुझे आपके साथ क्लियर करनी है, आपने ये बोला कि आपको मोशन रोज होता है लेकिन 15 से 20 मिनट लगता है। मैं सभी पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज 15 से 20 मिनट मोशन करने के लिए मत बैठो। आप जितना अपने दिमाग को ट्रेंड करते रहोगे, आपको अभी 15 से 20 मिनट लग रहा है, धीरे धीरे वो आधा घंटा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो 1 घंटा हो जाएगा। मत अपने दिमाग को ऐसी नेगेटिव ट्रेनिंग दो। मोशन करने के लिए 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, 7-8 मिनट का टाइम होना चाहिए, उतना ही टाइम होना चाहिए। यदि उतने में आपको फ्रेश महसूस नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट 24 आवर या फिर एटलीस्ट 12 घंटे के बाद ही आपको दोबारा फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 दिन मेहनत लगती है, लेकिन 15-20 दिन में आपका दिमाग जो है वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है, आपकी जो बॉडी साइकिल है वो इस तरीके से बन जाती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पर मोशन लगने लगता है। और वो जैसे ही आप सुबह उठोगे, 1 गिलास पानी पियोगे, थोड़ा सा टहलोगे, फ्रेश होने के लिए जाओगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग को इंडिकेशन देती हैं कि बस अब मोशन करने का टाइम हो गया है। तो जैसे ही आप मोशन के लिए जाते हो, आप सीट पे बैठते हो, आपको प्रेशर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यदि आप ये बोलोगे हम 15-20 मिनट में फ्रेश होते हैं तो फिर धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता ही जाएगा। ज्यादातर व्यक्तियों के साथ होता है। कई लोग होते हैं ना जिनको बड़ी अजीब अजीब आदत हो जाती है। आजकल मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि लोग टॉयलेट करने के लिए जा रहे हैं तो अखबार लेके जा रहे हैं, बुक्स लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, या सुट्टा लेके जा रहे हैं, या फिर व्हाटएवर यार, जो मतलब वो सारी चीजें लेकर जा रहे हैं जो कि उनके दिमाग को डाइवर्ट करेगी, और फिर वो वहां पर बैठकर 10 मिनट 15 मिनट एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोशन का टाइम 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक का फिक्स होना चाहिए। उतने ही समय में आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। यदि उतने समय में आपको फ्रेश नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, फिर अपने दिमाग को ट्रेन करो कि 12 घंटे के बाद ही फ्रेश होने के लिए जाओगे। टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन का आपको टाइम लगने वाला है, जैसे आपका बॉडी टाइप है, जैसा आपका मेंटल कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये आपकी बॉडी साइकिल सेट हो ही जाएगी। अब आपकी इन सारी चीजों के ऊपर मैं कंक्लूजन पर आती हूँ। फर्स्ट थिंग,
आपको, हाँ एक चीज मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मेरे वीडियो देखकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। देखिए जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जो आपको वीडियोस में जानकारी दे रही हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस है जिससे आप अपनी बॉडी को समझ सको। लेकिन ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही कराना चाहिए, या फिर आप यूट्यूब वीडियो देखकर यदि कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो, भले ही मेरा वीडियो देखकर ले रहे हो, फिर भी आपको 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने से ज्यादा किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर हो सके तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, उनसे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। यदि आयुर्वेदिक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको मेडिसिन ट्राई करनी है, तो मैक्सिमम 15 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना, उससे ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपके केस में ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको जो फिशर वहां डेवलप हो गया है उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, फिशर को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी होता है, उसमें आप मेडिसिन खाओगे उससे उतना फायदा नहीं होगा। कभी भी शरीर के ऊपर कोई घाव हो जाता है ना, तो उसको आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, कुछ मेडिसिन वहां लगानी पड़ती है जिससे वो घाव हील हो। तो फर्स्ट थिंग, आपको जो पाइल्स की और फिशर की प्रॉब्लम है उसके लिए आपको पाइलेक्स ऑइंटमेंट का प्रयोग करना चाहिए। ये बाहर से प्रयोग करने वाली चीज है, तो इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। हिमालय कंपनी का ऑइंटमेंट आता है, पाइलेक्स ऑइंटमेंट। इसमें एप्लीकेटर भी होता है, एक कैप होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इसमें मेडिसिन आपको लेकर एनाल कैनाल में डालनी है, थोड़ी सी पुश करनी है, और उसके बाद में आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। इसका प्रयोग आपको दिन में 2 बार करना है। एक बार रात को सोने से पहले करिए, और दूसरी बार सुबह लैट्रिन करने से कम 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा पहले इसका प्रयोग करिए। ऐसा करने से क्या होगा, वहां का जो घाव है वो हील होगा, मोशन करते समय थोड़ा ईजी रहेगा, स्ट्रेच कम होगा, तो ये धीरे धीरे आपको फायदा हो जाएगा। पाइलेक्स ऑइंटमेंट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, हिमालय कंपनी का आता है। इसका प्रयोग आप लगातार कर सकते हो, 1 महीने 2 महीने तक भी इसका प्रयोग कर सकते हो, 2 महीने से ज्यादा मत करना। बाहर से एप्लीकेशन करने वाली चीज है, मतलब एक खाने वाली चीज नहीं है, केवल एप्लीकेशन करने वाली चीज है, तो इसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो ये हुआ फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिशर है, जो पाइल्स है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी मंदाग्नि को इंडिकेट करते हैं। तो आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, मंदाग्नि को ठीक करने वाला ट्रीटमेंट लेना है, यानी कि आपकी जठराग्नि को मजबूत करने वाला ट्रीटमेंट लेना है। यहाँ यदि आप वजन बढ़ाने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, यदि आप खाना पचाने के लिए कोई भी मेडिसिन प्रयोग करोगे, तो उससे फायदा नहीं होने वाला। आपको जठराग्नि को बढ़ाने वाली मेडिसिन लेनी है। जठराग्नि को बढ़ाने वाली मेडिसिन कौन सी होती है, चित्रकारी वटी है, अग्नि संदीपनी वटी है, द्राक्षासव है, अग्नि संदीपन रस है, आरोग्यवर्धनी वटी है, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये आपकी जठराग्नि को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर अभी आपको अश्वगंधा, गोक्षुर, शतावरी, सफेद मूसली, या जो भी ये मेडिसिन आती है, च्यवनप्राश आता है, इन सारी चीजों का प्रयोग आप करोगे तो उससे आपको नुकसान होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग, एनाल कैनाल पे आप एप्लीकेशन करिए। दूसरी थिंग, आपको जठराग्नि को बढ़ाने वाली मेडिसिन लेनी है। कुछ नहीं मिले तो आप सिंपल हाजमोला का प्रयोग कर सकते हो, बहुत अच्छा कंपोजिशन है, बहुत फायदा करती है। हाजमोला की 1-1 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद चूसिए, तो आपको उसी से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये 2 चीजें ध्यान रखना। तीसरी चीज, आपने बोला था कि आपको डाइट स्पेसिफिकली चाहिए। मंदाग्नि के पेशेंट को, जिनकी अग्नि कमजोर होती है, उन्हें अल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उसका 50% खाना खाओ। ठीक है, जितनी आपकी क्षमता है उसका 50% खाना खाओ, लेकिन आपके खाने में घी और तेल थोड़े ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। घी जो होता है, इसे आयुर्वेद में अग्नि को बढ़ाने वाला बोला गया है। हवन की अग्नि होती है ना, हवन की जब अग्नि जल रही होती है तो हम थोड़ा थोड़ा घी उसमें डालते हैं। ठीक है, तो उससे क्या अग्नि बढ़ती है। तो ऐसे ही हमारे जठराग्नि के साथ होता है। तो आपको खाना अल्प मात्रा में खाना है, जितना आप खाना खाते तो उसका 50% खाना खाइए, लेकिन खाने के साथ में घी का प्रयोग ज्यादा करिए। पर डे कम से कम यदि आप कर सकते हो तो दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले 5 ml या 10 ml की मात्रा में घी, शुद्ध घी, गर्म पानी के साथ में सेवन करिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, घी के साथ में हमेशा ही गर्म पानी का प्रयोग होता है। घी लेने के बाद में यदि आप ठंडे पानी का प्रयोग कर लोगे तो इससे आपका गला खराब हो जाएगा, आपकी जठराग्नि बढ़ने की बजाय कमजोर हो जाएगी, पेट में भारीपन हो सकता है, और बाद में आपको लिवर डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, घी और तेल, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, उनके बाद हमेशा ही गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा छोटा मोटा गुनगुना पानी नहीं, गर्म पानी, जो चाय का पानी होता है ना, जो जिसमें भाप निकल रही होती है, ऐसे पानी को सिप करते हुए थोड़ा थोड़ा करके आपको पीना चाहिए।
ठीक है। 5 ml या 10 ml जितना आपको घी पसंद है, आप जितना आप घी पचा सकते हो उतना आपको प्रयोग करना है। खाना खाने से पहले प्रयोग करना है, 15 से 20 मिनट पहले प्रयोग करिए और गर्म पानी के साथ में प्रयोग करिए। गर्म पानी ज्यादा होना चाहिए। और घी लेने के बाद खाने में भी आपको ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपने पहले घी ले लिया, गर्म पानी ले लिया, उसके बाद आपने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली या ठंडी खीर खा ली या कोई स्वीट डिश खा ली जो बहुत ज्यादा ठंडी थी। ऐसा नहीं करना है। आपको घी के साथ में हमेशा गर्म खाने का ही प्रयोग करना है। किसी दिन यदि आप कुछ ठंडा खा रहे हो तो उस दिन घी का प्रयोग मत करना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद जो घी का प्रयोग किया जाता है वो मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए करना चाहिए। 15 दिन के बाद में आप इसको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के लिए प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपकी जठराग्नि को मेंटेन रखने का काम करेगा, ठीक है। समझ गए। खाने की मात्रा को कम कर दीजिए और खाने के साथ में घी और तेल की मात्रा को बढ़ा दीजिए। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि घी और तेल अपने आप में नुकसान नहीं करते। कच्चा घी, कच्चा तेल हमेशा ही फायदा करता है, लेकिन घी और तेल में तली हुई चीजें नुकसान करती हैं, ठीक है। यदि आप मेरा वीडियो देखने के बाद ये सोचो कि यार घी खाना है घी लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, हम घी में पूड़ियां तल के खा लेते हैं, तो वो नुकसान करेगा। या फिर हम कोफ्ते बना के खा लेते हैं या हम बेसन की पकौड़ी बना के खा लेते हैं, तो वो नुकसान करेगा। आपको घी और तेल कच्चे प्रयोग करने चाहिए। घी में तली हुई चीजें जो होती है वो नुकसान करती हैं। कच्चे घी और तेल का प्रयोग करना है, गर्म पानी के साथ ही प्रयोग करना है। मैक्सिमम 15 दिन के लिए प्रयोग करना है। 15 दिन के बाद में आप इसे हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन तक कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीजों का ध्यान रखो। खाने की मात्रा कम करो। मेनली पाइल्स और फिशर का ट्रीटमेंट करो, जठराग्नि का ट्रीटमेंट करो। स्टेमिना को बढ़ाने वाले किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्का व्यायाम प्रतिदिन करना है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर खून प्रॉपर नहीं दौड़ेगा, मसल्स का स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, तब तक जठराग्नि नहीं बढ़ती। कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी दवाइयों के सहारे, उसके बाद फिर वापस कम हो जाएगी। तो रेगुलर एक्सरसाइज करो। जिम ज्वाइन नहीं करना है, घर पर ही थोड़ी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, ठीक है। इतना यदि आप कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में एक चीज बता दूं कि सभी बीमारियों का जो अंतिम जड़ होता है ना, वो स्ट्रेस होता है, वो टेंशन होता है, वो घबराहट होती है। तो यदि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, तो डेफिनेटली आपको एक बीमारी जाएगी, दूसरी बीमारी आएगी। तो बेटर है अपनी लाइफ स्टाइल में मेडिटेशन को ऐड करो। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनकी बातें सुना करो। अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया करो, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया करो। तो ये सारी चीजें करना लास्ट में जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो एक बीमारी ठीक हो जाएगी दवाई के सहारे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूसरी बीमारी लग जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। आई होप आपको सारे जो डाउट्स थे आपकी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। आपको किस तरीके से मेडिसिन का प्रयोग करना है वो भी क्लियर हो गया। लास्ट में फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, पाइल्स और फिशर के लिए पाइलेक्स ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल लगातार 2 महीने के लिए करना है। अग्नि को बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। आप चित्रकादी वटी का प्रयोग कर सकते हो, अग्नि संदीपनी वट का प्रयोग कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो सिंपल हाजमोला का प्रयोग करो, ठीक है। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिंपल हाजमोला का प्रयोग करना है। एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद आप प्रयोग कर सकते हो, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। खाने की मात्रा को बहुत ज्यादा कम करना है, 50% की मात्रा आपको खानी है, ठीक है। लेकिन खाने के साथ में घी और तेल की मात्रा बढ़ानी है। घी और तेल के साथ में गर्म पानी का प्रयोग करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही जल्दी आपकी जो कंडीशन है उसमें आपको फायदा हो जाएगा। सभी दवाइयों का प्रयोग मैक्सिमम आपको 1 महीने तक करना है, इससे ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।